गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अंग्रेजी में हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। टेंस मीन्स काल का परिचय। काल काल मीन्स काल एक वर्ड है जिसका मीनिंग है समय। समय या काल, इसे हम मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। यह समय का विभाजन हमने तीन भागों में किया। तीन भाग कौन से? एक भाग वो जो कि अभी चल रहा है, वर्तमान में। आज जो तारीख है, आज जो दिन है, आज जो घड़ी में समय हो रहा है, इसे हम कहेंगे वर्तमान काल। आज का दिन, अभी का समय जो अभी चल रहा है, इसे हम कहेंगे वर्तमान काल। काल का दूसरा हिस्सा वो जो कि गुजर चुका है, पिछला समय है ना। जैसे हम कहते हैं कि 2 महीने पहले मार्च में हम परीक्षा दे रहे थे, फरवरी में हम कुछ अदर एक्टिविटी कर रहे थे, जनवरी में हम 26 जनवरी मना रहे थे, स्कूलों के वार्षिकोत्सव में भाग ले रहे थे। तो वो पीछे का समय जो गुजर चुका है ना, यहाँ से लेके पुरातन काल तक, रामायण काल, महाभारत काल तक के सभी समय को हम क्या कहेंगे? भूतकाल, दैट इज पास्ट टेंस। गुजरा हुआ समय, बीता हुआ समय पास्ट टेंस भूतकाल, और प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब आने वाला समय। आने वाला समय मतलब आने वाले कल में। कल मैं बाजार जाऊंगा, 1 हफ्ते बाद हम स्कूल जाएंगे, 2 महीने बाद हम कुछ विशेष कार्य करेंगे। तो आने वाले समय की जो हमारी योजनाएं, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, है ना, मैं विदेश में सैर करने जाऊंगा, तो इन्हें कहा जाता है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। 3 हुए काल: वर्तमान काल जो चल रहा है, पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस, अब पास्ट टेंस। पास्ट टेंस भूतकाल जो बीत गया, और तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल जो अब आएगा। हर एक काल के हमारे पास में 4 रूप बताए गए। काल को भी 4 रूपों में फिर बांटा, हर काल को। सबसे पहला कहा इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस। इंडेफिनिट टेंस मतलब अनिश्चित काल। अनिश्चित काल मतलब ऐसा काम जो कि वर्तमान में हो रहा है लेकिन उसका समय निश्चित नहीं होता। मतलब रोज होने वाला, डेली होने वाला, बारंबार रिपीट होने वाला। जैसे सूर्य रोज उदय होता है, हवा प्रतिदिन चलती है, हम रोज खाना खाते हैं, हम रोज नहाते हैं। तो ऐसा काम जो रोज होता है लेकिन उसका एक निश्चित समय नहीं होता। कई बार हम सुबह 10 बजे भोजन कर लेते हैं, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी दोपहर की 2 भी बज जाती है, और कई बार हम उपवास भी कर लेते हैं, कुछ परिस्थितियों के अनुसार चेंज होता है। तो इस प्रकार के काम को कहा जाता है इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस। दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस, मतलब अपूर्ण काल या लगातार काल। वो टेंस जिसमें कोई काम चलते हुए दिखाया जाए, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ। जब हम बात कर रहे हैं उस समय में दौड़ रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। वो हो गया आपके पास में कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण काल या लगातार काल। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, मतलब पूर्ण काल। पूर्ण मतलब जो काम पूरा हो गया। हम बोलते हैं जैसे मैं नहा चुका हूँ, मैं भोजन कर चुका हूँ, कंप्लीट हो गया, दैट इज परफेक्ट टेंस या पूर्ण काल। और लास्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई ऐसा काम जो पिछले कभी समय से चल रहा है और अभी आगे लंबे समय तक चलता रहेगा। कब तक चलेगा वो कंफर्म नहीं कर सकते। जैसे हम ये कह सकते हैं कि मेरा व्यापार वर्ष 2000 से लगातार चल रहा है। अब 2000 से आपका व्यापार चल रहा है, अभी बंद तो नहीं हुआ, आगे भी चलता रहेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम सुबह से गाना गा रहे हैं, अभी बंद नहीं किया, आगे और लगातार गाने की प्लानिंग है। तो ये होता हमारे पास में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लगातार अपूर्ण काल, ये पूर्ण नहीं होता। सो फ्रेंड्स, आप टाइप ऑफ टेंसेस तो जान गए। टाइप ऑफ टेंसेस के साथ में ही बोर्ड के हमने शेष हिस्से में लिया है हिंदी वाक्य रचना एंड
इंग्लिश वाक्य रचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन हिंदी एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दोनों के स्ट्रक्चर्स में काफी कुछ समानता है। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में हम वाक्य के 4 हिस्सों पर बात करेंगे। इससे शॉर्ट व्यू हम पहले भी एक बार ले चुके हैं, आप पुराने वीडियोस को जाकर के उसमें चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर वाक्य रचना में 4 मुख्य हिस्से होते हैं। सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता जो किसी कार्य को करता है, अ पर्सन हु डज एनीथिंग, जो कि कुछ काम करता है। हमने पढ़े थे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या किसी पर्सन का नेम, दैट आर द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट के बाद में एक है हमारे पास में मेन वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, कार्य करना। हमने पढ़ा था हर वो शब्द जिसके आखिरी में ना आता है, नहाना, धोना, खाना, पीना, चलना, दौड़ना, रुकना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? मुख्य क्रिया। रन, ईट, गो, वॉक, ये भी मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया, हर वाक्य की पूर्णता के लिए हम एम, आर, इज, हैव, हैज, विल, शैल यूज करते हैं। इस तरह के वर्ड्स होते हैं सहायक क्रिया। और वाक्य में उसकी पूर्णता के लिए हम लगाते हैं शेष वाक्य। देखिए हम इसको एग्जाम्पल ही समझते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, ऊंट रेगिस्तान में चल रहा है और द कैमल इज वॉकिंग इन डेजर्ट। मैं जिस जगह पर आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, इसको पहले हम एक सेंटेंस को देखें। इस सेंटेंस में कर्ता, काम करने वाला व्यक्ति कौन है? किसने काम किया? कर्ता अगर पूछना हो तो वाक्य में पूछो काम किसने किया? काम किसने किया? ऊंट ने। तो कर्ता कौन हो गया आपके पास में? ऊंट, सब्जेक्ट। हम यहाँ पर मार्क करते हैं इंग्लिश में द कैमल, कैमल मीन्स ऊंट, ये सब्जेक्ट है। फिर ऊंट ने क्या कार्य किया वो बताएगा हमें मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब प्रश्न पूछो क्या कार्य किया, क्या कार्य हुआ, क्या कार्य हुआ इस सेंटेंस में? तो ऊंट चला, चलना, ये हो गई आपके पास में मेन वर्ब। चलने के लिए इंग्लिश में वर्ब वॉक में आईएनजी लगा, ये हो गई आपके पास में मेन वर्ब। फिर इसके बाद में चल, हमें टेंस की पहचान, टेंस की पहचान किससे हो रही है? चल रहा है मतलब प्रेजेंट में है, चल रहा था मतलब पास्ट में है, चलेगा मतलब फ्यूचर में है। इसमें क्या है? चल रहा है, रहा है से मुझे टेंस की पहचान होती है। रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ये होती है मेरे पास में हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में क्या है? इज, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद वाक्य में जो भी बचा रह गया शेष, उसे हम कहते हैं शेष वाक्य मीन्स ऑब्जेक्ट, इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट। अब आप इन दोनों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। हिंदी वाक्य रचना में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इंग्लिश वाक्य रचना में भी सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। लेकिन उसके बाद के फॉर्मेशन पर ध्यान दें। हिंदी वाक्य रचना में हेल्पिंग वर्ब सबसे आखिरी में है, अंग्रेजी वाक्य रचना में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है। हिंदी वाक्य रचना में मेन वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद। हिंदी वाक्य रचना में ऑब्जेक्ट पहले है कर्ता के तुरंत बाद, लेकिन मुख्य क्रिया से पहले। लेकिन इंग्लिश वाक्य रचना में ऑब्जेक्ट सबसे आखिरी में। सिंपली हम कहें सिर्फ सब्जेक्ट अपने प्लेस पे है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा पूरा रिटर्न हो गया, रिवर्स हो गया। ऑब्जेक्ट आखिरी में चला गया, फिर मेन वर्ब आए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए। मतलब हिंदी वाक्य को इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय साधारण नियमानुसार बात को ध्यान रखना कि साधारण शब्दों में, साधारण अर्थों में, विशेष अर्थों में नियम बदलेंगे भी, लेकिन सामान्यतया हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट उसी जगह पर और बाकी के पूरे हिस्से को हम रिवर्ट कर देंगे। मतलब जो सबसे आखिरी में है उसको पहले लेते आ जाते। सिंपली हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ऊंट रेगिस्तान में चल रहा है, द कैमल इज वॉकिंग इन डेजर्ट। हम एक सेंटेंस इसमें चेंज करते हैं, ऊंट अपनी पीठ पर सामान लादकर
रेगिस्तान में चल रहा है। सिंपली सेंटेंस वही है, मैंने इसमें क्या चेंज किया, मैंने इसमें कुछ स्थान बढ़ा दिया। हम सिंपली देखें तो सब्जेक्ट अब भी वही रहेगा हमारा ऊंट, मेन वर्ब वही रहेगी चलना, और हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी रहा है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट अब काफी बड़ा हो गया। ये पूरा क्या है मेरे लिए, ऑब्जेक्ट। नाउ ट्रांसलेट करते हैं इसे। सब्जेक्ट तो वही है द केमल, फिर हेल्पिंग वर्ब लेना है सेकेंड नंबर पे, हमें वही इज रहेगी, इस चलने के लिए वॉकिंग। देखिए सब पीछे से आगे आ गए। अब मुझे ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, अपनी पीठ पर सामान लाद कर रेगिस्तान में। ऑब्जेक्ट के भी तीन हिस्से हो रहे हैं, अपनी पीठ पर सामान लाद कर रेगिस्तान में। तो इसे भी हम रिवर्स ऑर्डर में लेते हुए चले जाते हैं। द केमल इज वॉकिंग रेगिस्तान में, इसे पहले ले आओ। इन डेजर्ट, पीछे से आगे आए सामान लादकर, ऑन कैरिंग, ऑन कैरिंग सामान के लिए आप थिंग्स, आर्टिकल या बोझा, लोड वर्ड यूज कर लीजिए। द केमल इज वॉकिंग इन डेजर्ट ऑन लोड, ऑन कैरिंग लोड ऑन हिज बैक, ऑन हिज बैक। यहाँ पर ऑन की जगह विथ लगाते तो ज्यादा सुटेबल होता, हम यहाँ वर्ड यूज करते हैं विथ कैरिंग, साथ में, मतलब वो खुद चलेगा साथ साथ में सामान चलेगा, इसलिए विथ ज्यादा प्रॉपर वर्ड है। द केमल इज वॉकिंग इन डेजर्ट विथ कैरिंग लोड ऑन हिज बैक। सो स्टूडेंट्स, आपने समझा कि हिंदी वाक्य रचना और इंग्लिश वाक्य रचना दोनों में सब्जेक्ट का स्थान फिक्स है, लेकिन उसके बाद पूरा सेंटेंस रिवर्स ऑर्डर में इंग्लिश में ट्रांसलेट होता चलता है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे हम जब टेंसेस में ट्रांसलेशन करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, तो हम इस बात पर विशेष ध्यान देंगे।